नमस्कार, मैं अनुज तिवारी अपने YouTube चैनल अनुज तिवारी कथालोक से में एक बार फिर से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है आपका इस कहानियों की दुनिया में। आपने अभी तक कहानी लॉकडाउन भाग 1 और लॉकडाउन भाग 2 लॉकडाउन के दूसरे भाग में आपने देखा, आपने सुना कि किस तरह से अनीता और इंदर रेल की पटरी पकड़े हुए धीरे धीरे अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं और जहां पहुंचे हैं उसके आगे उन्होंने क्या रणनीति बनाई और किस तरह से आगे बढ़ते हैं। आइए हम फिर से उसी कहानी की दुनिया में चलते हैं इंदर और अनीता के साथ। उस रात दोनों ने उसी बगीचे में आराम किया, आगे चलने की तरकीब बनाई। अगले दिन से 4-5 घंटे सुबह और उतनी ही शाम को चलना शुरू किया। धीरे धीरे पैर भी अभ्यस्त हो गए। यह शरीर भी ईश्वर ने अजब बनाई है। इसे आराम और सुख दें तो फूल से भी कोमल हो जाएगी, लेकिन दृढ़ता के साथ इससे काम लें तो यह वज्र के समान कठोर हो जाती है। 4-5 दिन तक तो उनकी यात्रा सुचारू रूप से चलती गई, क्योंकि अभी तक तो भोजन साथ था, पर अब वह भी समाप्त हो गया। श्यामों के दिए राशन का गेहूं भी उबाल कर खा चुके हैं। करीब 12 दिन का सफर हो चुका है। अब आगे भगवान मालिक। सुबह के 9-10 बज रहे होंगे। चलते चलते थक गए। पास में भोजन के नाम पर कुछ नहीं है, बस एक नमक का पैकेट। उन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। दोनों बच्चों के होंठ सूख गए हैं, पपड़ी पड़ गई है, बार बार जीभ से होंठ चाटते हैं, हलक सूख रहा है। आज तो बीच में पानी भी नहीं मिला। छुटका का मासूमियत भरा सवाल, अम्मी आज खाना नहीं बनाओगी? अनीता चुप। इस सवाल का उसके पास कोई जवाब न था। उसकी जुबान खुश्क होती जा रही है। आज तो कोई बगीचा भी नहीं मिला। रेलवे ट्रैक कभी कभी कई किलोमीटर वीरान क्षेत्रों से होकर गुजरा करती है, जिसके इर्द गिर्द विलायती बबूल की झाड़ियां भी नहीं दिखाई देती। शायद ऐसे ही स्थान पर वे पहुंचे हैं। पास में पानी भी नहीं है। हलक सूखी जा रही है, पैर उठ नहीं रहे हैं। इंदर और अनीता बेबस, चलने के अलावा कोई चारा नहीं। कोई गांव भी इधर उधर नहीं दिख रहा है। बड़का पटरी पर बैठ गया। अब नहीं चलूंगा बापू, बहुत प्यास लगी है। थोड़ा सा चलो बेटा, यहां तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब नहीं चल पाऊंगा। इंदर मरता क्या न करता, रुकना ही पड़ा। ऊपर से सूर्य देवता अंगारे बरसा रहे हैं। पानी का नामो निशान नहीं। दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। अनीता बार बार अपने होठों पर जीभ फेर रही है। प्यास से आवाज निकल नहीं रही है। करीब आधे घंटे इसी अवस्था में बैठे रहे। बिना चले तो कुछ मिलेगा नहीं। बड़के को मैं कांधे पर बैठाता हूं, छोटका थोड़ा धीरे धीरे ही सही कुछ तो चलेगा। तुम भी हिम्मत न हारो, शायद आगे बढ़ने पर गांव मिल ही जाए। चलिए, चलना तो पड़ेगा ही। हमसे गलती हुई, पानी तो रखना ही चाहिए था हम लोगों को। आगे से बिना पानी के चलना ठीक नहीं है। पहले कहीं पहुंचे तो। ऐसे ही भूख प्यास से व्याकुल करीब 1 घंटे धीरे धीरे चलते रहे तो उन्हें एक छोटा सा स्टेशन मिला। वहीं रुके। आसपास गांव तो नहीं नजर आ रहा है। हाँ, जहां धरती आसमान मिलते नजर आते हैं, वहीं बगीचा सा लग रहा है।
तो हो सकता है वहाँ घर गांव भी हो। फिलहाल तो स्टेशन पर एक टूटा हुआ नल दिखाई दिया जो उस मृग मरीचिका में पानी का स्रोत है। वहां नीम के पेड़ के नीचे दोनों बच्चे बिना कुछ खाए पिए लेटे हुए। आप जल्दी से पानी लाइए, तब तक मैं इन्हें देखती हूँ। ठीक है, कहकर इंदर नल के पास पहुंचा और खटर पटर करके करीब 15 मिनट तक चलाया, तब जाकर उसमें से पानी निकला। पूरा गैलन पानी भरा। दोनों बच्चों का मुंह धुलवाया। उन सब ने पानी ऐसे पिया जैसे कई दिनों से पानी देखा ही न हो। पानी पीते ही वह तसल्ली मिली जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। थोड़ी देर में छुटका पेट पकड़कर चिल्लाने लगा, अम्मी मेरे पेट में जोर से दर्द हो रहा है, इसे क्या हो गया? मुझे लगता है अनीता इसके पेट में पानी लग गया है, खाया तो कुछ है नहीं, तेजी से गटर गटर पानी पी गया, इसी कारण दर्द हो रहा है। अब क्या करें? धीरे धीरे इसका पेट दबाओ, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। अनीता उसका पेट दबाने लगी। करीब आधे घंटे बाद छुटका को थोड़ा सा आराम हुआ। भोजन का एक भी टुकड़ा मुंह में नहीं गया। पानी से प्यास तो बुझ गई, पर भूख की समस्या तो वही है। इंदर अनीता को समझाते हुए बोला, तुम लोग यहीं रहो, मैं उधर उधर देखता हूँ, नजदीक कोई गांव हो तो कुछ मांग लाऊं, शायद कोई दयालु मिल जाए। सब जगह तो यह रोग फैला है। रोग तो फैला है, संभाल के जाना। अब और कोई चारा भी तो नहीं है। जाकर देखता हूँ, घंटे 2 घंटे में आऊंगा। जिस तरफ बगीचा दिखाई दे रहा है उसी तरफ इंदर आगे बढ़ता चला गया। करीब आधे पौन घंटे के लगभग चला होगा तो उसे गांव दिखाई दिया। भीख मांगने की तो आदत है, सो किसी से कुछ कहते भी संकोच हो रहा है, परंतु कहना तो पड़ेगा। एक घर के सामने उसने आवाज लगाई, कोई है, कोई है। थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर अंदर से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति निकला। क्या बात है, आपने किसी को बुलाया? इंदर चुपचाप खड़ा रहा। उसके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। मजदूर है न, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया कभी, मजबूरी भी क्या न कराए। वह उस आदमी को बिना पलक गिराए देखता रहा। फिर अंदर से एक पीड़ा उभरी, आंखों से आंसू बहने लगे। क्या बात है भाई, रो क्यों रहे हो? आओ इस छप्पर में बैठो, यहाँ बहुत धूप है, कहते हुए उसे अंदर लिवा ले गया। पहले पानी लाता हूँ, पी लो, फिर बताना। गुड़ पानी लाया, जिसे पीकर इंदर को वह संतुष्टि हुई कि कह नहीं सकती। इंदर ने अपनी आप बीती सुनाई। बहुत करुण कहानी है भैया तुम्हारी। यहाँ भी पूरे गांव में कोरोना का भय है। चारों तरफ बाजार बंद है, पूछताछ बहुत है। हमारे घर के भी शहरों में फंसे हैं। दशा बहुत खराब है। आपने बहुत कठिन निर्णय लिया है। भगवान करे जल्दी अपने गांव पहुंच जाओ। घर में कुछ चावल है, इसे ले जाकर अपने बीवी बच्चों को, बेचारे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। गायों को खिलाने की रोटी रखी है, उसे भी लेते जाओ। और ज्यादा तो मदद नहीं कर पा रहा हूं। आपने हमारे प्राण बचा लिए भैया, कहते हुए इंदर उसके पैर छूने लगा। अरे ये क्या कर रहे हो? प्राण तो ऊपर वाला बचाता है, जल्दी जाओ। आंसू पोंछते हुए इंदर करीब 3 किलो चावल लेकर तेजी से चला गया। यही है भारतीय गांव और एशियाई समाज की विशेषता। ये गांव आपसी सहयोग और सौहार्द की मिसाल है। यहाँ एक दूसरे से जीवन की डोर जुड़ी है। आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान इसकी रग रग में है। इसी से घबराकर तो अंग्रेजों ने पहले हमारी ग्रामीण व्यवस्था की धुरी को ही तोड़ा, किसान को मजदूर बनाया, फिर मजबूर।
हम लाख कोशिशों के बाद भी उस टूटी धुरी को जोड़ नहीं पाए हैं। फिर भी जो अवशेष हैं वह भी कोरोना के कहर के काल में कवच के समान हैं, और अगर यह भी बिध गया तो फिर लाशों के ढेर होंगे। खैर, इंदर 4 रोटियां और चावल लेकर जल्दी जल्दी वहां आया जहां अनीता अपने बच्चों के साथ थी। पहुंचने पर देखा छोटका बेहोश हो गया है। अनीता ने रोटी नमक खिलाया, एक एक रोटी बड़का तथा छोटका को, परंतु छोटका आंखें नहीं खोल रहा है। किसी तरह रोटी मुंह में डालकर पानी के सहारे अंदर निकल गया। तब तक इंदर इधर उधर से ईंट के टुकड़े इकट्ठे कर पतीला चढ़ाया और चावल रखा। दिन के 2 बज रहे हैं, भोजन नसीब नहीं। वह तो भला हो उस गांव के आदमी का जिसने इतना सहयोग किया। भात बना, उसको खाया। अनीता से कौर नहीं खाया जा रहा है। छोटका अभी 4 ही साल का बच्चा तो है। कुछ पैदल चला, पेट में कुछ नहीं, पानी भी नहीं। उसे हीट स्ट्रोक लग गया है। मिला तो एकाएक पानी भी पी गया। तबीयत खराब। 3 बजते बजते उसे तेज बुखार आ गया। शरीर तवे की भांति जलने लगा। इंदर का कॉलर पकड़ अनीता तेजी से झकझोरते हुए रोने लगी। हमारा छोटका, इसे बचाओ, अगर कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगी। सब्र रखो अनीता। अच्छा, इसके माथे पर पानी की पट्टी रखो, पूरा शरीर पोंछो। यहाँ तो आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। मैं किसे पुकारूं? कुछ भी करो, कैसे भी करो, छोटका को। इंदर इधर उधर दौड़ धूप आया, पर कहीं कोई नहीं। दोनों ने पट्टियां जल्दी जल्दी रखनी शुरू की, पर ताप है कि कम ही नहीं हो रहा है। थोड़ी देर बाद छोटका ने आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? तुम लोग कौन हो? मैं तुम्हारी मम्मी। वह छोटका का मुंह चूमने लगी। यह लौ उसी भांति थी जिस प्रकार से दीपक के बुझने से पहले तेज होती है और फिर सदा के लिए बुझ जाती है। छोटका भय से माँ की छाती से चिपट गया। नहीं नहीं, मेरे पास मत आओ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा देखो, मैं हूं, मैं तुम्हारी अम्मी। अपने हाथों से उसके गालों को थपथपाने लगी। उठो उठो, आंखें खोलो। छोटका तेजी से लिपट कर अपनी माँ की छाती से चिपट गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसके हाथ के बंधन धीरे धीरे ढीले पड़ गए। गर्दन एक लुढ़क गई। अरे देखो, छोटका को क्या हो गया? यह बोलता क्यों नहीं? आंखें क्यों नहीं खोल रहा है? वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी, पर यहाँ बियावान में उसकी चीत्कार सुनने वाला कौन है? कहानी के इस दूसरे भाग में, लॉकडाउन के इस दूसरे भाग को यहीं समापन। और अब आपको कथालोक की दुनिया में लॉकडाउन के तीसरे भाग में ले चलेंगे। आगे इंदर और अनीता के साथ क्या होता है, उसको सुनने के लिए आप कहानी लॉकडाउन भाग 3 को जरूर सुने। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।